ईरान के ऊपर इजरायली हमला विफल हो गया है। जो सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य था इजराइल का, ईरान की फोर्दो न्यूक्लियर फैसिलिटी, वो बिल्कुल महफूज है। यही नहीं, ये कौम एक एंशिएंट सिटी है ईरान की, जिसके पास ये फोर्दो न्यूक्लियर फैसिलिटी है। यहां पर जो अभी अभी जो चौथा अटैक इजराइल ने किया वो विफल हो गया और उसका वीडियो भी आ गया। जो इजरायली ड्रोन उस फैसिलिटी की तरफ बढ़ रहा था उसको इरानियन एयर डिफेंस ने मार गिराया। मतलब इरानियन एयर डिफेंस अब अपने पूरे उस पे आ गया है। उसने ईरान हैज गॉटन इट्स एक्ट टुगेदर। जो पहले झटका लगा था, एक बड़ा हिस्सा मिलिट्री लीडरशिप का मारा गया इजरायली एयर स्ट्राइक में, करीब 110 सिविलियन शहीद हुए। इन सारी चीजों से उबर के ईरान ने दो जगह इजराइल के अटैक्स रोक दिए हैं। एक तो फोर्दो पे, दूसरा पर्चिन के ऊपर भी जो एक न्यूक्लियर फैसिलिटी या मिसाइल फैसिलिटी वहां पर ईरान की है, उस पर भी इजराइल का अटैक नाकाम रहा। उसके अलावा देखिए, आज दो वीडियो मैंने बनाए। बड़ी विषम परिस्थितियों में मैं हूं नहीं, बेंगलोर में मैं बाहर हूं और मुझे बहुत तरह से हैरेसमेंट भी आज हुआ। सारी उसके बावजूद मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपके बीच ये सब वीडियोस लाऊं। और ये जो तीसरा वीडियो है, इसमें गाजा की बात भी मुझे करनी है, क्योंकि गाजा की बात हम छोड़ नहीं सकते। ईरान में जो हो रहा है वो बहुत बड़े स्तर पर वो गाजा से जुड़ा हुआ है। तो एक ही लड़ाई है, हमास और ईरान एक ही है। हमास ने पूरा बयान दिया कि हम ईरान के साथ मजबूती से खड़े हैं, और ईरान ने कहा, ये हमास ने कहा कि हमारा एक एक जो घटना है जो गाजा में हम अंजाम दे रहे हैं वो सब ईरान के लिए न्यौछावर है। ये इस तरह की शब्दावली हमास की थी। उधर यमन ने भी बयान दिया, उधर हिजबुल्लाह की तरफ से भी बयान आया। हर तरफ से ईरान के पक्ष में तो मैंने बताया, जैसे कि वो इवन सऊदी अरेबिया, कतार, जॉर्डन और इजिप्ट, उन्होंने भी ईरान का समर्थन किया, और अल्जीरिया और तमाम देशों ने कि इजराइल को ऐसा नहीं करना, ये मतलब कंडेम किया इजराइल को। लेकिन इन जो यूएई, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इन्होंने अपनी एयर स्पेस भी खोली कि जो ईरान से जो शाहिद मिसाइल आ रही थी उनको इंटरसेप्ट कर सके इजराइल। और उधर जो है इजराइल ने जो पहले मारा, उसके लिए भी जॉर्डन ने अपनी एयर स्पेस खोली। इराक की एयर स्पेस को वायलेट किया गया, जिसका ऑफिशियल कंप्लेंट इराक ने यूएनओ से दर्ज कर दी है। लेकिन ये यूएनओ की लड़ाई, ये यूएनओ के बाहर की लड़ाई है। ये सीधे सीधे पूर्व और पश्चिम की लड़ाई है। मैं जैसे पहले से कहता आ रहा हूं, इतना बड़ा झटका जो ईरान को लगा है, उसके बावजूद ईरान उससे उबर के सामने आ गया, उबर के बाहर आ गया है। मेरी थोड़ी सी जबान लड़खड़ा रही है तो मैं माफी चाहता हूं। अब देखिए जो गाजा में हुआ, गाजा में सोचिए दो ऐसी घटनाएं आई हैं, एक 27 तारीख की, 27 मई की, एक 29 मई की। और 29 मई को बाकिर मिलिट्री व्हीकल इजराइल की वो हमास ने उड़ा दी, और उसके साथ 27 मई को एक 12 सोल्जर्स की इजरायली फौज को मारा है। अब ये जो खबरें हैं देखिए देर से आ रही हैं, इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन टीबीजी मिसाइल से ये 27 मई को इन लोग हमास ने मारा है, 27/5/2025 को। उसी दिन एक D9 बुलडोजर भी मारा है। और अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो कम से कम 2 सिक्योरिटी इंसिडेंट्स बड़े यहां पर चल रहे हैं, एक जबलिया में और एक खान यूनिस में। और दोनों जगह हमास की जो फोर्सेस हैं उनका अपर हैंड है। ये देखिए सच्चाई है, ये जमीन की सच्चाई है। इजराइल गाजा में हार रहा था और उधर नेतन्याहू की सरकार को गिराने की पूरी प्लानिंग हो चुकी थी। जो राइट विंग है वो गिरा रहा था, लेफ्ट विंग भी मिल गया था उनसे, और इसीलिए नेतन्याहू ने ईरान पे हमला किया। लेकिन ये डेस्परेट हमला है। क्या आपको पता है कि नेतन्याहू भाग गया? नेतन्याहू ग्रीस भाग गया और उसने जाते जाते बयान दिया है। उसने कहा है कि अपनी जनता को कि हमें नहीं पता, ये शुरू तो हो गया है लेकिन एक कीमत चुकानी पड़ेगी। खुद भाग गया, जनता से कह रहा है कीमत चुकानी पड़ेगी। और ये जो कीमत है ये आपको कब तक चुकानी पड़ेगी ये उसने नहीं बताया। उसने कहा हम ये नहीं कह सकते कि ये युद्ध कब तक चलेगा, कितनी देर तक चलेगा। अब इस तरीके की देखिए खुलेआम इस तरह की बातें जो बिल्कुल ही किसी भी कोई भी देश का जो अगर कोई सही में नेता है ऐसे भाग नहीं सकता, और भाग के वो इस तरह का बयान दे रहा है। अब अमेरिका पे आते हैं। अमेरिका में जो ट्रंप है, ट्रंप ने आज दिन में ट्रंप कह रहा था कि मैंने ईरान को 60 दिन का समय दिया था, आज 61वां दिन है और इजराइल ने स्ट्राइक कर दी, अभी भी समय है ईरान सरेंडर करे।
नेतन्याहू ने भी कहा कि ईरान से जो सरेंडर करे। अब आप सोचिए, वो देश है, उससे ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, बचकानी, ट्रंप और नेतन्याहू दोनों। और ट्रंप कितना डरा हुआ है, ट्रंप भी, ये इस बात से साबित होता है कि उसने कई बेड़े अपने मिडिल ईस्ट रवाना कर दिए कि इजराइल को अब जो ईरान का हमला होगा बहुत ही हिंसक होगा। खुद नेतन्याहू ने कहा, ट्रंप ने जो बेड़े रवाने किए हैं वो उसमें यही उनको इंस्ट्रक्शन है कि वो इजराइल की रक्षा करें। इजराइल की रक्षा वो कैसे कर सकते हैं जब उधर यमन ने बड़े बड़े अमेरिकी बेड़े वापस कर दिए और यमन फिर से हरकत में आ गया है। यमन ने फिर से मिसाइल स्ट्राइक शुरू कर दी है रेड सी में। अभी पहली मिसाइल स्ट्राइक हो चुकी है, वो एक वार्निंग स्ट्राइक एक वेसल पे थी जो कि ईरान से संबंधित थी, उस पर ऑलरेडी यमन ने हमला कर दिया है। उधर इजराइल देखिए अपने पूरे रक्षात्मक जो उसके डिफेंस सिस्टम्स थे जो नष्ट हो गए थे, और जिसको अभी भी इजराइल बमबारी कर रहा है। जब मैं आपको कह रहा हूं इजराइल बमबारी कर रहा है, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। जो नतान्ज जो फैसिलिटी है न्यूक्लियर, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि उसको इजराइल ने नष्ट कर दिया, वहां से भी बयान आ गया है कि ऊपरी हिस्से में कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन अंदरूनी हिस्से में बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ है। और रेडियो एक्टिविटी उसमें जो भी हुई है उसकी सफाई कर ली गई है। अब जब ये देखिए, ये बड़ा एक हमला अंदर से, आपको मैं बता चुका हूं पहले, मोसाद के लोग अप्रैल से, बल्कि अप्रैल के भी पहले मार्च से ये प्लान कर रहे थे। इजराइल ने खुद एक बयान में कहा है कि अप्रैल में ये होना था लेकिन कुछ वजह से टल गया। और एक लंबे समय से मोसाद ईरान के अंदर रह के वहीं से उसने लॉन्च किए ड्रोन्स, और उसने पहले ईरान के जो डिफेंस सिस्टम है उसको नष्ट किया, और उसके बाद इजराइल से सीधे उनकी मिलिट्री फैसिलिटीज पे स्ट्राइक किया। और इसकी वजह से जो सारी जो कैजुअलिटीज हुई, जो लोग हताहत हुए, जो पूरा जान माल का नुकसान हुआ, वो सब आपके सामने है। लेकिन सवाल यहां पर यह नहीं, सवाल यह है कि ईरान कैसे वापस लड़ रहा है। और वापस लड़ ही नहीं रहा है, बल्कि ईरान की पूरी जो कैपेसिटी है वो इजराइल से कहीं ज्यादा है। हम लोग सभी जानते हैं, अभी ईरान के पास फतेह 1 मिसाइल है जिसकी 15 मैक्स उसकी स्पीड है, यानी साउंड के 15 बार ज्यादा 15 मैक उसकी स्पीड है। और अभी उसने उसको यूज नहीं किया है। अभी उसने खुर्रम शहर को नहीं यूज किया, जो उसकी एक और बहुत बड़ी मिसाइल है। अभी उसने जो एक तरह से जो शाहीन सीरीज है उसको नहीं यूज किया है। बहुत सारी ऐसी, अभी तो वो शाहिद ड्रोन्स जो 100 के ऊपर 160 169 शाहिद ड्रोन्स उसने पहले मारे थे टेस्ट के लिए, और उसके बाद अभी तो 369 शाहिद ड्रोन्स भी नहीं मारे। और वो देखिए लगातार इजराइल के अंदर से सायरन बज रहे हैं, और इस चीज के सायरन है वो कि ईरान हमले कर रहा है, ईरान हमले कर रहा है, और वो अभी हल्के हमले कर रहा है। लेकिन जैसा कि नेतन्याहू ने कहा कि हिंसक हमला जो ईरान का है उससे कोई बच नहीं सकता है। उसके बाद देखिए और एक बड़ी खबर आई है, अभी जबलिया में कम से कम 3 इजरायली सोल्जर्स को हमास ने मार गिराया है। हमास की जो ये कामयाबी है, ये बड़ी कामयाबी है, क्योंकि हमास ने एक मजबूती के साथ सुन्नी फोर्स होते हुए शिया ईरान के साथ खड़ा है, बल्कि सभी सुन्नी देशों ने ईरान के साथ अपनी एकजुटता जताई है, ये बात सच है। लेकिन अब वो अमेरिका के भी प्रेशर में है, तो अपना एयर स्पेस भी दे रहे हैं। लेकिन ये चीज बहुत दिनों तक नहीं चलेगी, क्योंकि ईरान के पास जो प्लानिंग है, जो हम लोगों को खबर है, वो बड़ी खतरनाक प्लानिंग है, जो एक्टिवेट कर दी गई है। आप तो जानते ही हैं कि IRGC के जो चीफ थे वो भी मारे गए इजरायली एयर स्ट्राइक में। जो ईरान के आर्मी के जो चीफ थे वो भी मारे गए, लेकिन दोनों को तुरंत रिप्लेस किया गया। खमेनी साहब ने एक तरफ मूसवी को अपॉइंट किया गया ईरान आर्मी के चीफ के रूप में, और IRGC के कमांडर के रूप में मोहम्मद पॉपकोर को अपॉइंट कर दिया गया है। और वो लोग उन्होंने अपनी अपनी कुर्सियां संभाल ली और जवाबी हमले शुरू कर दिए। और पॉपकोर का तो बयान आया है कि जो जायनिस्ट हैं दे विल नाउ फेस हेल, अब नर्क उन पे बरसेगा, और अब जो होगा वो कोई उसकी उम्मीद नहीं कर सकता है। अमेरिका भी डरा हुआ है। फॉक्स न्यूज जैसा चैनल अभी तक ये कह रहा है कि अभी हमको सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, अभी सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, हमको अभी रुकना चाहिए। ईरान का रिस्पॉन्स क्या होता है? ट्रंप ने वो सब बातें करनी बंद कर दी जो वो दोपहर में कर रहे थे कि तुम सरेंडर करो, ये करो, वो करो।
बेन गुरियन एयरपोर्ट इजराइल ने 4 दिन के लिए बंद कर दिया है। अगर इजराइल जीत रहा होता तो इजराइल 4 दिन के लिए बेन गुरियन एयरपोर्ट क्यों बंद करता? कम से कम 4-4.5 लाख रिजर्व फोर्सेस की मोबिलाइजेशन शुरू हो गई है। नेतन्याहू, फिर से मैं कह रहा हूं, ग्रीस भाग गया है। ये सारी जो पूरी एक परिस्थितियां हैं, ये दिखा रही हैं कि इस समय इजराइल जो है वो डर में, खौफ में जी रहा है। उसके बाद देखिए जो खान यूनिस से एक और खबर आई, मैं अब ये खबरें आज ओवरलैप करेंगी, आज की विशेष परिस्थिति है। जो खान यूनिस में यासीन 105 शेल से एक और मरकवा टैंक गिरा दिया है हमास ने। एक चीज और आपको बताएं, कई जगह अभी जिसकी खबर नहीं आई है, गाजा में इजरायली सोल्जर्स जहां डाइवर्ट हो गए इस खबर से कि इजराइल ने ईरान पे हमला किया है, वहीं हमास ने कम से कम 11 हमले किए हैं। 11 हमले हमास ने किए हैं। कोई इसके बारे में बात नहीं करेगा आज के दिन में, क्योंकि खबर ईरान वर्सेस इजराइल की है। लेकिन जो सच्चाई है वो मैं आपको बता रहा हूं, 11 हमले हमास ने किए हैं। और ये बात देखिए, मुझे भी जब मैं शुरू में ये प्रसारण शुरू किया, ये उस समय मुझे भी ठीक, लेकिन अभी मतलब पूरी जानकारी नहीं थी, लेकिन अभी ये जानकारी आई। तो ये देखिए जो एक इंफॉर्मेशन है वो लगातार चेंज हो रही है, उसका नेचर बदल रहा है, धीरे धीरे ईरान का अपर हैंड हो रहा है। और आपको बता दें 2-3 और बहुत महत्वपूर्ण खबरें हैं, खासतौर पे जो गाजा में स्टारवेशन को लेके जो पूरी स्थिति है उसमें हमास ने एक बड़ा कंसाइनमेंट एड का वहां पहुंचाया है। जब से उसने जो गैंग्स थे, जो शबाब गैंग था, उसके 50 लोगों को मारा, उसके बाद से उनसे छीनी एड, जो उन्होंने छीनी थी एड, उससे हमास ने छीनी और गाजा के लोगों में बांटी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वेस्ट बैंक में भी अभी ईरान पे हमले के बाद इजराइल ने नाकेबंदी कर दी, वैसे ही गाजा की तरह वहां भी कोई कुछ अन्न का सामान नहीं घुस सकता, बाहर नहीं आ सकता। लेकिन वेस्ट बैंक में पहले से ही लोग जानते थे, कम से कम 3 से 4 महीने के रसद वहां पर जमा है, वहां पर कोई ऐसी समस्या नहीं है। और वहां पर जेनिन में 3 बार कम से कम इजराइल पे एक्सप्लोसिव डिवाइसेस एक्सप्लोड की गई हैं, हमास ने की है। वेस्ट बैंक के लिए बड़ी चीज है। सिरात अल हरितिया में इजराइल घुस नहीं पा रहा है, इजराइल की हालत खराब है। ये देखिए जो पूरी एक सिचुएशन है। और ये जो कोशिश है कि मीडिया के थ्रू, और ये जो मेजर गौरव आर्या जैसे 2 कौड़ी की टुटपुंजी हैं, ये अपना जो भी बोले इनको इग्नोर करिए, और बाकी जो भी न्यूज आ रही है आप उसको इग्नोर करिए। सिंपल सी बात है, इजराइल ने पहला हमला किया और ईरान को नुकसान हुआ। उसके और किन परिस्थितियों में कैसे हमला किया वो भी मैंने आपको बताया, किस भीतरघात से किया वो भी बताया। उसके बाद अब ईरान स्ट्राइक बैक कर रहा हो, करेगा ही। ये युद्ध बहुत लंबा चलने वाला है और ये फिलिस्तीन की आजादी के साथ ही खत्म होगा, और कोई तरीका नहीं है इस युद्ध के खत्म होने का। पूरी दुनिया इसी तरफ जा रही है। रशिया से देखिए, नेतन्याहू ने भागने के पहले ग्रीस प्यूटिन से बात करने की कोशिश की, वो बात नहीं हो पाई। उसके बाद बहुत सारे ईरान ने जो एक स्विट्जरलैंड की एक एम्बेसडर हैं जो यूएस इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती ईरान में, उनको बुला के उनको खरी खोटी सुनाई है। उसके बाद जो इस तरह के अमेरिकन जो बेसिस हैं ईरान के आसपास, वो भी खतरे में हैं। ऑलरेडी उन पे ड्रोन्स दिखाई पड़े हैं, इरानियन ड्रोन्स जो मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकन बेसिस हैं उनके ऊपर मंडरा रहे हैं, और कभी भी वो स्ट्राइक कर सकते हैं। ये एक प्लानिंग है ईरान की, इसकी कॉम्प्लेक्स प्लानिंग है। इसकी पूरी डिटेल देखिए बाद में खुलेगी। लेकिन ये जो पूरी बात है, देखिए गाजा में जो हो रहा है, ईरान में जो हो रहा है, उधर लेबनान में अभी आज कम से कम 4 घटनाएं ऐसी हुई जिसमें इजरायली फोर्सेस ने आगे बढ़ने की, कफ्र किला से आगे बढ़ने की कोशिश की, नहीं बढ़ पाए। उसी तरह से सीरिया में देखिए वही स्थिति बन रही है। तो आप देखिए ये जो पूरी एक सिचुएशन है, इसको लेके हर तरफ एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस इज बाउंसिंग बैक, वापस वो जंग के मैदान में आ रहा है। और कल मैं देखिए और खबरों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।